हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उषा राठी, प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, अर्थशास्त्र के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिसमें मैंने आपको एडम स्मिथ, मार्शल तथा रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाएं समझाई थी। और इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सीमित साधनों का आवंटन असीमित साध्यों की पूर्ति के लिए करना ही अर्थशास्त्र सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र means microeconomics. Microeconomics is the branch of economics that it studies the economic behavior of individual consumer, household, firm and specific market. It examines how prices are determined and how resources are allocated. माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि तुम आपको नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता हो सकता है, परिवार हो सकता है, फर्म हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई स्पेसिफिक मार्केट हो सकता है। एक व्यक्तिगत मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा और इसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि किस प्रकार उपभोक्ता या व्यापारी या उद्यमी जो है वो किस प्रकार डिसीजन लेता है, अपने उत्पादन संबंधी डिसीजन लेता है, उपभोक्ता अपने उपभोग संबंधी डिसीजन लेता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सूक्ष्म शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इसके मुख्य फीचर्स अगर हम देखें तो पहला यही है कि दिस स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स को डील करता है। इसके अलावा ये इसका मुख्य फोकस होता है प्राइस डिटर्मिनेशन पर, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर, प्रोड्यूसर बिहेवियर पर, और इन मुख्य रूप से इनका उद्देश्य यही सब होता है। और इस तरह से ये बताता है, ये समझाता है कि किस प्रकार से उपभोक्ता तथा उत्पादक व्यवहार करते हैं। और इसके अलावा ये एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज मतलब जो सीमित साधन है उनके आवंटन पर विचार करता है। तो अर्थशास्त्र की सूक्ष्म शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर इसका क्षेत्र हम पढ़ें तो इसके अंतर्गत हम जिन जिन चीजों का अध्ययन करते हैं वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता किस प्रकार, किन परिस्थितियों में किस प्रकार का बिहेव करता है, किस तरह से उपभोक्ता डिसीजन लेता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा डिमांड, मांग और पूर्ति विश्लेषण, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर में सभी प्रकार के मार्केट, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, एकाधिकारिक प्रतियोगिता हो या अल्पाधिकार हो, सभी प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर्स का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा फैक्टर प्राइसिंग, जो उत्पादन के साधन है उनका कीमत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ये देखा जाता है। इसके साथ साथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये सूक्ष्म रूप से माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पेपर आपके इंडिविजुअली चलता है आप सभी के, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही सब अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार करेगा, किस प्रकार उत्पादक व्यवहार करेगा, किस प्रकार लगान का निर्धारण होगा, लाभ का निर्धारण होगा, फैक्टर प्राइसिंग किस तरह से होगी, और साथ साथ में कल्याण अर्थशास्त्र। सॉरी। तो ये सब है आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इसके अलावा नेक्स्ट आती है इसकी इम्पोर्टेंस, जो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वही इसका महत्व है कि किस प्रकार से अपने फर्म्स जो हैं वो अपने कीमत और उत्पादन के स्तर का निर्धारण करेगी। इसके अलावा ये एफिशिएंट रिसोर्स लोकेशन का एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा कंज्यूमर्स को एक रैशनल चॉइसेस बनाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा सब गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी है, मार्केट रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनती है उसमें भी इसका निर्धारण होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब बताया मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो
अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अलावा जैसे अब इसकी लिमिटेशंस जैसा आपको समझ में आ रहा है कि ये इकोनॉमी एज अ होल, पूरी अर्थव्यवस्था को अगर एक एज अ होल मानकर अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसको ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसके अलावा ये इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, नेशनल इनकम, इन सब की अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। तो ये इसकी है मुख्य सीमाएं। नेक्स्ट आता है आपके ये मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के ये दो प्रकार जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र के आधार पर रखे गए हैं। कितना स्कोप अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितने स्कोप रहेगा, इसके आधार पर इनको माइक्रो और मैक्रो दो भागों में बांटा गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत एग्रीगेट्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल इनकम की जगह एग्रीगेट इनकम या नेशनल इनकम का अध्ययन किया जाएगा, इंडिविजुअल कंजम्पशन की जगह एग्रीगेट कंजम्पशन, प्राइस लेवल की जगह इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन का, मार्केट में जो भी स्थितियां हैं, ओवरऑल मार्केट में जो स्थितियां हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस, डेवलपमेंट, इन सभी का अध्ययन, जिसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, उन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो उसके मेन फीचर्स जो है ये समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है। समग्र आर्थिक चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा इसका फोकस जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र का, ये होता है ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो रहेगी अर्थशास्त्र में, उस अर्थव्यवस्था में, उस पर इसका फोकस रहता है। इसके अलावा इसका कंसर्न जो रहता है मेनली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था ग्रोथ की ओर अग्रसर होगी। स्कोप में देखा जाए तो वही जिस प्रकार से मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप बताया कि इसके अंतर्गत कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, मार्केट का, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से इसके अंतर्गत किया जाएगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा, रोजगार और बेरोजगारी का स्तर, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसका अध्ययन किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, सरकार किस प्रकार से निर्धारण करती है राजकोषीय नीति का। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अब आता है आपकी, अगर ब्रीफ में मैं समझाऊं मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत चूंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो संपूर्ण आर्थिक वृद्धि, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग, इन सब को अगर निर्धारित करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ही एक हमारे पास स्कोप है। इसके अंतर्गत ही इसका इन सब का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, दो चीजें बताई, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र चूंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है तो इसके अंतर्गत इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाएगा, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके अंतर्गत एग्रीगेट्स का अध्ययन किया जाएगा। अब इसकी भी लिमिटेशंस है, निश्चित रूप से होगी ही ना, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं देखा जाएगा तब तक एग्रीगेट बिहेवियर के बारे में कोई भी निर्णय कर पाना मुश्किल होगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कोई अवहेलना कर देता है। पॉलिसीज जो होती है वे कई बार व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू नहीं हो पाती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट में दोनों का कंपैरिजन, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का। सबसे पहले तुलना का आधार अगर यूनिट ऑफ स्टडी लिया जाए तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट ऑफ स्टडी, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत यूनिट्स होंगी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट ऑफ स्टडी जो होगी वो एंटायर इकोनॉमी होगी। इसके अलावा फोकस जो रहता है वो इंडिविजुअल पर रहता है, इंडिविजुअल मार्केट्स पर रहता है, जबकि इसमें एग्रीगेट इकोनॉमी पे फोकस रहता है, समग्र अर्थशास्त्र पर फोकस रहता है। मेन वेरिएबल्स जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं प्राइस, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट,
कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इन सब के ऊपर ये मेन वेरिएबल्स रहते हैं, जबकि इसके मेन वेरिएबल्स जो रहते हैं वो होते हैं नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इसके मेन वेरिएबल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो यही है कि सीमित संसाधनों का एफिशिएंट एलोकेशन करना, मतलब सीमित साधनों का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एफिशिएंटली एलोकेट करना, ताकि हर क्षेत्र में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विद स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक विकास भी चाहिए हमको, लेकिन स्थिरता के साथ। ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास की और अर्थव्यवस्था अग्रसर हो और किसी तरह से अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए या दूसरे वेरिएबल्स जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव जो रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। पॉलिसी जो है फर्म लेवल डिसीजन होते हैं, कंज्यूमर लेवल डिसीजन होते हैं, इंडस्ट्री लेवल डिसीजन होते हैं, और इसमें जो होते हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी बड़ी जो है वो बनती है। इसके अलावा मैं बता रही हूँ तो आपको, ये तो मैंने दोनों बताया अर्थशास्त्र के प्रकार, आपको अर्थशास्त्र के स्कोप के बेसिस पर, मतलब कितना अर्थशास्त्र का क्षेत्र ये कवर करेगा। इसके अलावा एक अर्थशास्त्र का एक और प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट इज, क्या है अर्थव्यवस्था में, ये बताता है, मतलब अर्थशास्त्र, ये रियल इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र में क्या है इस पर जोर दिया जाता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि आदर्श रूप से क्या होना चाहिए। तो ये इसको इस तरह से भी देखा जाता है। इसके अलावा एक और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स की एक और ब्रांच भी आ रही है, जिसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुख्यतः एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इन सबको मैक्सिमम, इन सबको जो एप्लीकेशन बेस हैं उनको भी कवर करने का कोशिश की जाती है। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकती हूँ ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें मुख्य रूप से जो है वो है क्षेत्र का अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्रों का अध्ययन किया जाएगा, एग्रीगेट्स का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।